जय हिंद दोस्तों। आज है इंडियन ज्योग्राफी एमसीक्यू सीरीज़ का 6th डे और आज भी हम देखने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी का यूपीएससी में जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछा गया था तो हम उसको देखने वाले हैं। काफ़ी अच्छा से हम मैथ के थ्रू सारा चीज़ को समझेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और भी अगर क्वेश्चंस आने का चांस रहेगा इस टॉपिक से हम तो उन सब को भी जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम आज का फर्स्ट क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चंस में दिया गया है, ये क्वेश्चंस जो है यूपीएससी में 2005 में पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मैच लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है और बताना है कि इनमें से कौन सा जो है ना वो करेक्ट आंसर है। तो लिस्ट 1 में नाम दिया गया है एटॉमिक पावर प्लांट्स का या फिर हैवी वाटर प्लांट्स। ये दोनों चीज़ जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, तो हम इसके बारे में समझेंगे, डिफरेंट इसका कैसे डिफरेंट होता है ये दोनों, तो हम इसको भी समझेंगे। लेकिन बताना है कि ये सब जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, और सेकेंड लिस्ट में स्टेट का नाम दिया गया है। तो देखो ऑप्शंस में थाल जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है ये बताना है, मनुगुरु कहाँ पे सिचुएटेड है किस स्टेट में ये बताना है, काकरापरा और कैगा। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ऑप्शंस में देख सकते हो, ए ऑप्शन में 2145, बी में देख सकते हो 3521। तो इसको क्या करना है, मैच करना है। सी में देख सकते हो 2541 और डी में 3125। हम इसके बारे में जो है काफ़ी अच्छे से समझने वाले हैं। इसका राइट आंसर ही बताओ। तो इसका जो सही उत्तर जो हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी थाल जो है ना वो कहाँ पे सिचुएटेड है। तो थाल जो सिचुएटेड है वो है राजस्थान में। थाल कहाँ पे सिचुएटेड है, तो थाल जो सिचुएटेड है वो राजस्थान में सिचुएटेड है। ठीक है, और मनुगुरु जो सिचुएटेड है वो है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश में। और काकरापारा जो है, काकरापारा वो है गुजरात में। ठीक है, कहाँ पे, तो गुजरात में। और कैगा जो है वो कर्नाटका में। कैगा कहाँ पे है, तो कर्नाटका में। तो चलो हम इसके बारे में और डिटेल से हम चर्चा करते हैं, डिटेल से इसके बारे में विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 3125 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बता दिए कि थाल जो है ना वो हैवी वाटर प्लांट है। क्या है, अभी बताएं कि एटॉमिक पावर स्टेशन जो है वो अलग है और हैवी वाटर प्लांट जो है ना वो अलग है। ठीक है, अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं। तो ये सब अलग कैसे हैं तो हम इसको भी समझेंगे। लेकिन थाल जो है वो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। तो इसको बस ध्यान में रखना। और मनुगुरु जो है वो हैवी वाटर प्लांट है, जो कि पहले जो था वो आंध्र प्रदेश में था। ठीक है, पहले आंध्र प्रदेश में था, लेकिन प्रेजेंट डे कहाँ पे है, तो प्रेजेंट डे जो है ये इंडस्ट्री जो है वो कहाँ पे है, तो तेलंगाना में है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। उसी प्रकार से काकरा पार जो है वो एटॉमिक पावर स्टेशन है, जो कि गुजरात में सिचुएटेड है। कहाँ पे, तो गुजरात में है। ठीक है, उसी प्रकार से कैगा जो है ये क्या है, एटॉमिक पावर स्टेशन है, जो कि कर्नाटका में है। कहाँ पे, तो ये कर्नाटका में है। तो इन सबको ध्यान में रखना। अभी हम इसके बारे में और अच्छे से देखते हैं। देखो यहाँ पे हैवी वाटर प्लांट अभी क्या पढ़े, तो हैवी वाटर प्लांट था और क्या था, एटॉमिक पावर स्टेशन था। ठीक है, तो इसके बारे में समझो कि ये दोनों जो है वो कैसे डिफरेंट है एक दूसरे से। ठीक है, बस ध्यान से देखो यहाँ पे, ये क्या करता है, हैवी वाटर प्लांट जो है ना वो प्रोड्यूस करता है हैवी वाटर, जिसका केमिस्ट्री में जो सूत्र होता है वो D2 वो होता है। क्या होता है, हैवी वाटर, हैवी हैवी वाटर का तो D2 वो होता है। ठीक है, ये एक एक प्रकार का क्या होता है, तो एक प्रकार का ये वाटर होता है, पानी होता है। ठीक है, और ये जो है वो एटॉमिक पावर स्टेशन जो है वो इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। किसके थ्रू, तो यूज़ किया जाता है इसमें यूरेनियम को। ठीक है, यूरेनियम को न्यूक्लियर फ्यूजन करके और उससे उसके हीट के थ्रू जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो एटॉमिक पावर स्टेशन में जो है बनाया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वहाँ पे पैदा किया जाता है उसके थ्रू। ठीक है, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी एंड सप्लाई इट टू पावर ग्रिड, और पावर ग्रिड में जो है इसको सप्लाई किया जाता है एटॉमिक पावर स्टेशन से। ठीक है, और इसको जो ऑपरेट करता है एटॉमिक पावर स्टेशन को जो ऑपरेट करता है NPCIL के द्वारा जो है इसको ऑपरेट किया जाता है, ऑपरेटेड बाय न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे देखो हैवी वाटर प्लांट में देखो
इसके द्वारा जो है ना वो किसी प्रकार से प्रोड्यूस नहीं किया था, इलेक्ट्रिसिटी को डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं किया था, बल्कि ये वाटर जो है ना, ये वाटर जो यहाँ D2O वाटर जो प्रोड्यूस किया जाता है उसको जो है ना वो अलग अलग स्टेशन में भेजा जाता है, जैसे कि एटॉमिक पावर स्टेशन में जो है ना वो इस वाटर को भेजा जाता है। तो हम इसके बारे में आगे समझने वाले हैं और अच्छे से। यहाँ पे देख लो एक बात और, कि इसको जो मैनेज किया जाता है वो किसके द्वारा मैनेज किया जाता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी हैवी वाटर बोर्ड के द्वारा जो है ना इसको मैनेज किया जाता है। बस इसमें इतना ही ध्यान रखो। आगे हम समझते हैं। यहाँ पे देखो कि इन सब का कार्य क्या है ना, तो सो देखो, ठीक है। मान लो एक एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं कि हैवी वाटर प्लांट जो है ना, हमने क्या कहा कि एक प्रकार का क्या होता है, ये एक प्रकार का पानी होता है जो कि क्या करता है, तो स्टेशन को यानी एटॉमिक पावर स्टेशन या फिर और प्रकार के जो स्टेशन होते हैं ना, तो उसको ये प्रोवाइड करने का काम करता है। तो एक एग्जाम्पल्स के यहाँ पे समझो कि मान लो हैवी वाटर प्लांट जो है वो एक प्रकार का क्या है, तो एक प्रकार का ये मिल्क फैक्ट्री है, एक प्रकार का मिल्क फैक्ट्री है। वो क्या करेगा, मिल्क फैक्ट्री अपने पास तो सारा मिल्क रखेगा नहीं, अपने पास सारा दूध जो है वो रखेगा नहीं। वो क्या करेगा, तो मान लो कि वो एक दुकानदार है, टी शॉप जो है, बहुत सारे टी शॉप हैं, तो वहाँ पे क्या करेगा, ये दूध को जो है ना वो सप्लाई करेगा। यानी जितना डिमांड होगा, दूध का जितना डिमांड होगा हर एक शॉप में, वो क्या करेगा, सप्लाई करेगा। तो ये जो क्या करता है, हैवी वाटर प्लांट जो है वो जो पानी D2O जो प्रोड्यूस करता है, D2O जो प्रोड्यूस करता है वो क्या करता है, तो सारे जगह जो है ना, यानी जो भी पावर स्टेशन होते हैं उसको सप्लाई करने का काम करता है, जिसके थ्रू जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी को पैदा किया जाता है। ठीक है, तो ये काम होता है D2O का। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। उसी प्रकार से एटॉमिक पावर स्टेशन जो है ना वो क्या होता है, मान एग्जाम्पल्स के थ्रू कि वो क्या है, एक प्रकार का टी शॉप है। मांग ये क्या करेगा, इससे कुछ दूध जो है ना वो मांग लेगा ताकि वो चाय बना सके। ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ समझो बस। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये क्या करता है, हैवी वाटर प्लांट जो है वो D2O को जो है वो अलग अलग पावर स्टेशन में जो है वो भेजने का काम करता है और वहाँ से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से कार्य करता है। चलो अब देखो यहाँ पे और अच्छे से समझते हैं कि हैवी वाटर प्लांट एंड एटॉमिक पावर स्टेशन आर ऑप्टेन डिफरेंट लोकेशंस। हाँ, ये भी चीज़ जानने वाली है कि ये जो होते हैं हैवी वाटर प्लांट और एटॉमिक पावर स्टेशन जो है ना, ये दोनों जो है वो अलग अलग लोकेशंस पे सिचुएटेड है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना कि जहाँ पे एटॉमिक पावर स्टेशन है वहाँ पे नहीं लोकेटेड, बल्कि अलग अलग जगह पे लोकेटेड है। ठीक है, इट्स जॉब टू मैन्युफैक्चर हैवी वाटर। ये क्या करता है, तू हैवी वाटर को जो है वो मैन्युफैक्चर करता है, हैवी वाटर प्लांट। ठीक है, आफ्टर प्रोडक्शन हैवी वाटर इज ट्रांसपोर्टेड। अभी हम समझाएं क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट कर देता है, हैवी वाटर को ट्रांसपोर्ट कर देता है टू न्यूक्लियर पावर स्टेशन। न्यूक्लियर पावर स्टेशन जहाँ पे सिचुएटेड होते हैं वहाँ पे हैवी वाटर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी को पैदा किया जा सके। ठीक है, उसी प्रकार से एटॉमिक पावर स्टेशन जो है वो क्या करता है, तो ये करता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का काम करता है। ठीक है, इट यूजुअली बिल्ट नियर द लार्ज वाटर सोर्स। इसको जनरली रूप से कहाँ पे बिल्ड किया जाता है, कहाँ पे लगाया जाता है एटॉमिक पावर स्टेशन को, तो वहाँ पे जहाँ पे रिवर हो, लेक हो, समुद्र हो, बिकॉज ह्यूज अमाउंट्स ऑफ वाटर आर नीडेड फॉर कूलिंग। ठीक है, बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो पानी की आवश्यकता पड़ता है एटॉमिक पावर स्टेशन के लिए। It is built close to areas where electricity can be supplied effectively। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं इसका लोकेशंस जो हमारे देश में मेजर पावर स्टेशंस हैं। क्या है, मेजर पावर स्टेशंस हैं, किस चीज़ का, न्यूक्लियर एनर्जी का मेजर पावर स्टेशन जो हैं, तो उसका लोकेशंस को देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेन जो है ना वो आठ न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है वो जाने जाते हैं भारत में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट जो है वो तारापुर, क्या है, तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, बस लोकेशंस को थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लो। ठीक है, कि कहाँ पे है, तारापुर जो है वो महाराष्ट्र में है, ध्यान में रखना। काकरापर जो है वो कहाँ पे है, गुजरात में है। और रावत भाटा जो है वो कहाँ पे है, तो राजस्थान में है। ठीक है, और कुदानकुलम जो है वो कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में है। कलपक्कम जो है वो कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। और गोरखपुर जो है वो कहाँ पे है, तो हरियाणा में है। ठीक है, कैगा जो है वो कहाँ पे है, तो कर्नाटक में है। और
नरोरा जो है वो कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है, बस इसको ध्यान में रख लेना, ठीक है। बस इसका लोकेशंस को ध्यान में रख लेना। ये यही 8 जो है ना वो बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बने हुए हैं, तो इसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आप बताएं कि ये दोनों का इंडस्ट्री जो है, इन दोनों का प्लांट जो है ना वो अलग अलग जगह होता है। तो हैवी वाटर का प्लांट का भी तो, हैवी वाटर प्लांट भी तो है, कहीं कहीं तो होगा इंडिया में सिचुएटेड। तो इसको भी लोकेशंस जो है वो देख सकते हो कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो उनमें से एक थाल है जो कि कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है। थाल कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। मानुगुरु जो है वो कहाँ पे है, तेलंगाना में है, तो ध्यान में रखना। कोटा जो कि कहाँ पे है, राजस्थान में है, ठीक है। हाजीरा जो कि गुजरात में है, और तुतीकोरिन जो कि तमिलनाडु में है, और तालचीर जो कि ओडिशा में है। तो बस इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो कि थोड़ा सा और समझ लो, ठीक है, ज़्यादा बर्डन नहीं, बस थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम इसको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका नॉर्मल वाटर, जैसे मान लो एक होता है हैवी वाटर, एक होता है नॉर्मल वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नॉर्मल वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है, सबको पता होगा। और हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो D2O होता है, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। कंटेन्स नॉर्मल हाइड्रोजन को ये कंटेन करता है, और ये क्या करता है, कंटेन करता है ड्यूटेरियम को। ड्यूटेरियम को जो है वो कंटेन करने का काम करता है, और इसको क्या करता है, तो इसको पिया जा सकता है, नॉर्मल वाटर को पिया जा सकता है, जबकि इसको न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज किया जाता है। ये बात ध्यान में रखना। ये क्या होता है, लाइट होता है, और ये क्या होता है, हैवियर देन होता है, थोड़ा सा नॉर्मल वाटर से जो है ना वो हैवी होता है, बस इतना ध्यान में रखना। और थोड़ा सा अगर समझ लोगे कि ड्यूटेरियम क्या होता है, तो ये क्या होता है, हाइड्रोजन नॉर्मली, हाइड्रोजन जो कि पानी होता है, H2O जो होता है, वो एक प्रोटॉन का होता है, ठीक है। जबकि ड्यूटेरियम जो है उसमें एक प्रोटॉन भी होता है और एक न्यूट्रॉन भी होता है, इसलिए क्या होता है, तो ये हैवी होता है। बस इतना ही। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का सेकेंड क्वेश्चन होगा। तो सेकेंड क्वेश्चन को देख लो। तो अभी हम देखने वाले हैं मिनरल्स के बारे में। तो इसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चंस को देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये समझना जरूरी है कि मेजर और माइनर मिनरल्स जो है भारत में कितने सारे हैं, और इसके बारे में कुछ देखेंगे, ठीक है, कुछ पॉइंट्स को। तो इतना ध्यान रखो कि जो आइडेंटिफाई किया गया है सरकार के द्वारा, जो डाटा दिया गया है, उनमें से मेजर मिनरल्स के रूप में यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं भाई, तो इसको हल्के में नहीं लेने का, ठीक है। 40 मिनरल को जो है वो आइडेंटिफाई किया गया है, ठीक है। उसी प्रकार से माइनर मिनरल्स के रूप में जो है वो 55 मिनरल्स का जो है वो आइडेंटिफाई किया गया है। ये तो आसान नहीं होता है आज करना, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, ठीक है। इतने सारे मिनरल्स का नाम जो है वो आसान नहीं होता, लेकिन एक बार देख लोगे तो शायद बनने की संभावना है क्वेश्चंस को। लेकिन यहाँ पे देखो, ठीक है, वो भी मिनरल्स के यहाँ पे देखो टैप है। अभी क्या बताएं, तो 40 जो है वो मेजर मिनरल्स के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है, ठीक है। किसके द्वारा, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा जो है ना इसको आइडेंटिफाई किया गया है, ठीक है। लेटेस्ट डाटा है। तो इसमें से फ्यूल मिनरल्स जो होते हैं वो 4 आइडेंटिफाई किया गया, कितना, 4। और मेटेलिक मिनरल्स के रूप में 10, नॉन मेटेलिक मिनरल्स के रूप में 23, ठीक है। एटॉमिक मिनरल्स के रूप में 3। तो इसको क्या बोलते हैं, इन सब को मिला करके 40 जो है ना वो मेजर मिनरल्स जो है वो भारत में आइडेंटिफाई किया गया है। और माइनर मिनरल्स के रूप में कितना, 55, ठीक है, कितना, 55 जो है वो माइनर मिनरल्स के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। तो टोटल कितना हो गया भाई, 95, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे देखो, यही बोला जा रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है जो कि क्वेश्चन यूपीएससी में 2020 में पूछा गया था, 2020 में, तो ध्यान दो, ठीक है। बेंटोनाइट बोल रहा है कि बेंटोनाइट, क्रोमाइट, काइनाइट और सिलीमेनाइट। अब ये सब कौन जानवर का नाम है पता नहीं, बहुत कम सुने हैं लोग। क्रोमाइट को सुना होगा और शायद काइनाइट को सुना होगा, ठीक है। लेकिन ये सब मिनरल्स के नाम है, तो ध्यान में रखना। अब यहाँ पे देखो जो पूछ लिया गया है तो उसको तो बनाना पड़ेगा भाई। इन इंडिया विच ऑफ द एबव इज आर ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज मेजर मिनरल्स। तो इनमें से बताना है कि किसको मेजर मिनरल्स के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है, किसको किया गया, बताओ बताओ बताओ।
तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2, 3, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये यूपीएससी में 2020 में पूछा गया था, तो ध्यान में रखना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे बेंटोनाइट जो है वो नहीं है, मेजर मिनरल के रूप में ये आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। ठीक है, ये क्या है, तो ये क्ले मिनरल है, माइनर मिनरल के रूप में ये आइडेंटिफाई किया गया। इसका यूज़ देख सकते हो यहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, उसी प्रकार से क्रोमाइड जो है वो मेजर मिनरल्स के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है, मेन और ऑफ क्रोमियम। ठीक है, इसका यूज़ देख सकते हो स्टेनलेस स्टील, फीरोक्रोम, रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो है वो यूज़ किया जाता है। इसका जो मेन डिपॉजिट्स है वो कहाँ पे है, तो उड़ीसा में सुकिंडा वैली के पास जो है इसका मेन डिपॉजिट्स है। ठीक है, उसी प्रकार से काइनाइड जो है वो इसका देख सकते हो कि इसका जो मेजर डिपॉजिट्स है वो कहाँ पे है, तो झारखंड, महाराष्ट्र और कर्नाटका में इसका जो है मेजर वहाँ पे जो है इस अवेलेबल है। और सिलीमेनाइट जो है वो कहाँ पे है, तो कहाँ पे पाया जाता है, उड़ीसा, केरला और तमिलनाडु में। तो इसको ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, इसका यूज़ देख सकते हो कि रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स के रूप में, ग्लास इंडस्ट्री के रूप में, सेरेमिक इंडस्ट्री के रूप में जो है इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो अब 6 क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पे 6 क्वेश्चंस को देखो। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है कि इंडिया रैंक फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन फ्रूट प्रोडक्शंस। क्या इंडिया का रैंक जो है वो फर्स्ट है, फ्रूट प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक है क्या इंडिया का? ये यूपीएससी में 2003 में क्वेश्चन है। 2003 के अनुसार हम अभी आंसर बताएंगे और करेंट सिनारियो के भी बताएंगे कि इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर। ठीक है, तो इंडिया रैंक सेकेंड इन द वर्ल्ड टू एक्सपोर्ट तंबाकू। तंबाकू को एक्सपोर्ट करने में 2003 में जो है वो क्या इंडिया का रैंक जो था वो सेकेंड था। तो भाई इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? अगर हम 2003 के कंटेक्स्ट में देखते हैं तो इसका राइट आंसर जो है ओनली 2 हो जाएगा। ठीक है, इंडिया का रैंक जो है वो एक्सपोर्ट करने में तंबाकू का नंबर 2 में आता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू 2003। लेकिन अगर हम करेंट सिनेरियो को देखें तो इंडिया फर्स्ट रैंक जो है वो फ्रूट प्रोडक्शन में नहीं है भाई, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स है आफ्टर चाइना। तो इतना ध्यान में रखना कि करेंट सिनेरियो के अनुसार फ्रूट प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक जो है वो सेकेंड है। ठीक है, उसी प्रकार से तंबाकू में भी जो है वो इंडिया का रैंक जो है वो सेकेंड नहीं है एक्सपोर्ट करने में। तो इसको भी ध्यान में रखना। अगर अभी पूछ लिया जाए तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नाइदर 1 एंड 2। तो बस इतना ही ध्यान में रखना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जो कि आज का 7 क्वेश्चन होगा। तो कंसिडर द फ्लोइंग क्रॉप्स। यहाँ पे क्रॉप्स का नाम दिया गया है और बताना है कि कौन सा क्रॉप जो है वो खरीफ क्रॉप्स है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉप्स का नाम देकर बताना है कि कौन सा क्रॉप खरीफ क्रॉप है। 2013 में ये क्वेश्चन को पूछ लिया गया था। कॉटन, ग्राउंडनट, राइस, व्हीट। तो बताओ कौन सा जो है वो खरीफ, कितने प्रकार के फसल होते हैं भाई, तो कितने प्रकार के होते हैं, 1, 2, 3, बताओ क्या होता है? खरीफ, रवि और जैद। ठीक है, तो चलो हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। यहाँ पे देख लो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये पता होना चाहिए कि वेट जो है ना वो रवि फसल है। ठीक है, तो ये खरीफ नहीं है, बाकी ये सब चीज़ जो है वो सही है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बताओ। अब भी दिक्कत है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे देख लो राइस हो गया, ओहो, एक खरीफ क्रॉप रहा, क्या रहा, एक खरीफ क्रॉप रहा। ठीक है, जिसको बोया कब जाता है भाई, जून से जुलाई के बीच इसको बोया जाता है और इसको हार्वेस्टिंग किया जाता है सितंबर से अक्टूबर के बीच। कब, सितंबर से अक्टूबर के बीच इसको हार्वेस्टिंग काटा जाता है। इसमें से देखो क्या क्या आता है, राइस, ठीक है, राइस, मेज, कॉटन, ग्राउंडनट, सोयाबीन, बाजरा, ज्वार। ठीक है, तो इस प्रकार के फसल जो है ना वो खरीफ क्रॉप के रूप में आते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे देख लो रवि क्रॉप्स के रूप में जो इसको बोया जाता है अक्टूबर दिसंबर के बीच। ठीक है, और हार्वेस्टिंग किया जाता है मार्च अप्रैल। ठीक है भाई, अभी अभी क्या लग रहा है, अभी धान लग रहा है, ये क्या है, खरीफ क्रॉप्स या रवि रवि क्रॉप्स, तो खरीफ है। ठीक है, किसके किसका धान लग गया बताओ। यहाँ पे देखो इसमें जो है वो
कौन कौन से फसल आते हैं, तो वीट, बार्ली, मस्टर्ड, ग्राम, पीज, तो ठीक है। तो इस प्रकार के क्रॉप्स जो है वो आते हैं रबी क्रॉप्स में। जेद क्रॉप्स में देख सकते हो इसको बोया जाता है मार्च अप्रैल के बीच और हार्वेस्टिंग किया जाता है जून के बीच। तो इसमें भी देख सकते हो कि इसमें आ गया वाटरमेलन, ठीक है, मस्क मेलन, कुकुम्बर, पम्पकिन, ये सब जो है ना वो आते हैं जैद क्रॉप्स के रूप में। तो 3 प्रकार के क्रॉप्स होते हैं, बस इतना ध्यान में रखना, ठीक है। जो हम बताए थे उसमें से 1 2 3 जो था वो सही था, तो इसके बारे में देख सकते हो थोड़ा सा, ठीक है। इसके बारे में बता ही दिए, तो इसमें देखना क्या है, ग्राउंड नट ये सब क्या है, खरीफ क्रॉप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे स्टेट का नाम दिया गया है। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2022 में पूछा गया था, 2022 में, तो ध्यान दो, ध्यान से देखो। आंध्र प्रदेश, केरला, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा। और भाई पूछा क्या है, तो ये पूछा है कि भाई बताना है कि कौन सा स्टेट जो है ना वो जनरली जाना जाता है टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के रूप में। तो कौन सा स्टेट, इस सारे स्टेट में क्या ये सब टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के रूप में जाने जाते हैं, तो हमें पता भी तो होना चाहिए कि टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन हैं, है ना भाई। लेकिन इसके अनुसार जो हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई बताओ। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के रूप में अगर हम देखें तो बहुत सारे स्टेट्स आते हैं, जैसे असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। तो ये सारे स्टेट जो है वो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के रूप में जाने जाते हैं जनरली। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश में अराकू वैली जो है वो जनरली पॉपुलर है, ठीक है। तो ध्यान में रखना इन सब चीज़ों को। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, इसके बारे में ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसके बारे में बता दिए हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश में कहाँ पे इसको कल्टीवेट किया जाता है, तो यहाँ पे अराकू वैली जो है वो वहाँ पे जो है इसको कल्टीवेट किया जाता है, तो इसको ध्यान में रखना। अराकू वैली ऑन जनरली रूप से ऑर्गेनिक टी के रूप में जो है वो जाना जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से केरला में जो है वो मुन्नार जो कि इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पे जो है वो टी प्रोड्यूसिंग जो है वो ज़्यादा होता है, तो इसको भी ध्यान में रख सकते हो। हिमाचल प्रदेश में जो है वो कांगड़ा वैली, यहाँ पे जो है वो, और कांगड़ा जो है ना वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग भी इसको मिला हुआ है, तो इसको जनरली ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। जो हिमाचल प्रदेश के हैं वो मुख्य रूप से, ठीक है। उसी प्रकार से त्रिपुरा में जो है वो सेवरल डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे जो है वो टी प्रोड्यूसिंग के रूप में जो है वो जाना जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रख सकते हो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जो कि आज का 9th क्वेश्चन होगा। तो 9th क्वेश्चन है विच अमंग द फ्लोइंग नेशनल हाईवे रूट्स इज द लॉन्गेस्ट। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से बताना है कि कौन सा नेशनल हाईवे रूट्स है जो लॉन्गेस्ट है। ये 2004 में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो यहाँ पे देखो आगरा से मुंबई, चेन्नई से थाने, इसके बारे में हम पहले अच्छे से पढ़ाए नेशनल हाईवे के बारे में, ठीक है। नहीं देखे होगे वीडियो पहले का तो जाके देख सकते हो, अच्छा से समझ में आएगा। तो कोलकाता से हजीरा, पुणे से मछलीपट्टनम, तो इनमें से कौन सा जो रूट है ना वो लॉन्गेस्ट है, इनमें से, ठीक है, सबसे लंबा नहीं। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चेन्नई से थाने के बीच जो है वो नेशनल हाईवे जो है वो सबसे लंबा है, ठीक है। ऑप्शन में जो दिया गया है दिस रूट, जो कि अब जो है वो नेशनल हाईवे 48 के रूप में इसको कंसिडर किया जाता है। पहले जो है वो NH4 के रूप में था। इट कनेक्ट्स करता है चेन्नई तमिलनाडु को विथ थाने महाराष्ट्र के बीच जो है वो एक कनेक्ट करने का काम करता है, तो ठीक है। इसका लेंथ कितना है, तो इसका लंबाई जो है 1680 किलोमीटर है, ठीक है। अब हम देख सकते हैं इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नेशनल हाईवे के रूप में। भारत में जो नेशनल हाईवेज है अभी कितना 599, उनमें से लॉन्गेस्ट जो नेशनल हाईवे है वो कौन है, NH44, जो कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, जो कितना है 3745 किलोमीटर के रूप में जाना जाता है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देख सकते हो नेशनल हाईवे के रूप में ये बता दिए। ये टोटल लेंथ जो है नेशनल हाईवे का कितना है, तो 1.46 लाख किलोमीटर जो है वो टोटल लेंथ है, तो इसको ध्यान में रख सकते हो। कवर जो करता है 2% इंडिया के रोड नेटवर्क को जो ये कवर करने का काम करता है नेशनल हाईवे, उसी प्रकार से कैरी करता है 40% इंडियाज रोड ट्रैफिक को जो है वो कवर करता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना। अब हम देख लेते हैं एक लास्ट क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है विच वन अमंग द फ्लोइंग स्टेट्स द स्मॉलेस्ट इन एरिया। इसमें से बताना कि कौन सा स्टेट जो है ना
वो एरिया के अनुसार जो है वो स्मॉलेस्ट है। तो ये 2003 में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ठीक है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, कौन सा जो है वो एरिया के अनुसार स्मॉलेस्ट है? तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो तमिलनाडु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो इसका एरिया जो है वो शॉर्टेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो 1,30,58 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो इसका एरिया है, जबकि इन सब का एरिया देख सकते हो कि इन सब का जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो कुछ मेन पॉइंट देख सकते हो कि लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज जो है वो कौन है? तो राजस्थान है। पॉपुलेशन वाइज जो है वो यूपी है। ठीक है, स्मॉलेस्ट स्टेट जो है वो एरिया वाइज कौन है? गोवा है। लार्जेस्ट यूटी जो है वो एरिया वाइज लद्दाख, तो ध्यान में रखना। स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरीज के रूप में जो है वो एरिया वाइज जो है वो लक्षद्वीप है, तो इसको भी ध्यान में रखना। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो था वो इतना ही था। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।